ओजोन होल क्या है? 1982 में ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया ने ओजोन होल के मामले को संजीदा लिया? दुनिया के तमाम ममालिक किस केमिकल के खात्मे के लिए एक पेज पर नजर आते? क्या वाकई ओजोन लेयर इंसान के लिए खतरनाक है? साइंसी तहकीक में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ये वीडियो जरूर देखें। आपको वीडियो के शुरू में ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे और उसके बाद उस साइंसदान का तज़किरा करेंगे जिसके मुशाहिदात पर नासा जैसा खिलाई तहकीकी अदारा भी अलर्ट हो गया था। सबसे पहले ओजोन लेयर पर बात करें तो ओजोन लेयर, जिसे ओजोन तह या ओजोन परत भी कहते हैं, कुदरती तौर पर जमीन के गिर्द फिजा में मौजूद गैस की एक तह होती है। ये सूरज से आने वाली नुकसानदेह अल्ट्रावायलेंट शुआओं को जज़ब कर लेती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती आलूदगी के बायस ओजोन की हफाजती तह कम होती देखी गई है, जिसमें अंटार्कटिका की जनूबी ओजोन होल भी शामिल है। ओजोन लेयर एक गैस है, उसका केमिकल फार्मूला O3 बनता है और ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है। ओजोन का मालिक्यूल्स 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है। यह सतह जमीन से फिजा में 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। जमीन पर मौजूद 90% ओजोन अंटार्कटिका में पाई जाती है। सतह जमीन से तकरीबन 32 किलोमीटर ऊपर ओजोन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है, जो 0.0015% है। लेकिन इतनी कम तादाद में मौजूद गैस हमारे माहौल के लिए इंतहाई जरूरी क्यों है? ओजोन असल में ऑक्सीजन से ही बनता है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो सादा केमिकल रिएक्शन होता है। अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस के बायस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम अलहदा हो जाते हैं। ये अलग हुए एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जज़ब होते हैं तो ओजोन तश्कील पाता है, जिसका फार्मूला O3 = O2+O। अक्सर ओजोन का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एटम से टकराता है और दोबारा ऑक्सीजन की तश्कील हो जाती है। इन दिनों रिएक्शन की साइकिल चलती है और इस पूरे साइकिल को चैंपियन साइकिल कहा जाता है। इसका नाम सैंडी चैंपियन के नाम से अखज़ किया गया है, जो कि एक साइंसदान थे। इसकी वजह यह है कि साइंसदान ने इस केमिकल की वजाहत पहली बार मई 1929 में की थी। ओजोन लेयर सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेंट यानी यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए होती है। यूवी रेडिएशन की वजह से इंसान का सनबर्न और मदाफ़ी निज़ाम कमज़ोर पड़ सकता है। मोतिया, जिल्द और आंखों का कैंसर होने का भी अंदेशा होता है। ओजोन लेयर एक्स रेज, गामा और अल्ट्रावायलेंट सी रेज को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है। जब हम ओजोन लेयर के ख़त्म होने की बात करते हैं तो ख़तरा और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन समेत दीगर नुकसानदेह रेडिएशन भी ज़मीन तक पहुंच सकती है। 600 मिलियन बरस कबल जमीन पर ओजोन की तह बनने से पहले जो जिंदगी इस वक्त मौजूद थी वो समंदर की इतनी गहराई में मौजूद थी जहां पर नुकसानदेह शुआएं न पहुंच सकती थी। इर्तकाई अमल में जिंदगी पानी से निकलकर जमीन पर आने का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को ही जाता है। ओजोन के आने के बाद ही मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म समंदर में कम गहराई में रह गई थी। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म को उर्दू में कसीर खलियाती जानदार कहा जाता है, यानी वो जानदार जो एक से ज्यादा खलियों से बने होते हैं। इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उन जानदारों को सूरज की शुआओं का सामना करना पड़ा और फिर ये जमीन की सतह पर आ गए। ये सब हुआ तो लाखों साल पहले था, लेकिन साइंसदान को इसका इल्म 200 साल पहले ही हुआ था। मार्च 1839 को स्विट्जरलैंड की बेसल यूनिवर्सिटी के साइंसदान क्रिश्चियन स्क्योबिन बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग कर रहे थे। इन्होंने इस तजर्बे की रोशनी में महसूस किया, क्या महसूस करते हैं, कि एक अजीब सी बू आ रही है जो दरअसल एक गैस की बू है। साइंसदान ने इस गैस को अलग किया और उसका नाम ओजोन रख दिया। ओजोन की इस्तेलाह यूनानी लफ्ज ओजिन से निकली है। इसे इंग्लिश में टू स्मेल कहा जाता है। इस साइंसदान के तजर्बे के 26 साल बाद 1865 में ओजोन मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त किया गया। फिर साइंसदान ने यह भी दरियाफ्त किया कि ओजोन से नुकसानदेह शुआएं बाहर नहीं निकलती। ये गैस इंसान के लिए नुकसानदेह या जहरीली होती हैं। ये गैस फिजा में रहकर इंसान का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, लेकिन ज़मीन पर मौजूद नुकसानदेह भी हैं। 1921 में बरतानवी आर्जी तबियाती GMB ने ऐसी मशीन बनाई, डॉप्सन, जिसके जरिए जांच पड़ताल की जा सकती थी कि फिजा में ओजोन की सतह क्या है। नाज़रीन, इस मशीन को स्पेक्ट्रोमीटर का नाम दिया गया। जी, स्पेक्ट्रोमीटर। केमिस्ट्री के स्टूडेंट इस नाम से ऑलरेडी वाकिफ होंगे। यह आज मायारी डिवाइस है जिससे जमीन पर बैठे बैठे ओजोन की सतह के मुतालिक आगाही या उसकी पैमाइश का पता चल सकता है। मशीन बनाने के 8 साल बाद साइंसदान सैंडी चैंपियन ने ओजोन की इक्वेशन बनाई और चैंपियन साइकिल को मुतारिफ करवाया था। ग्राउंड लेवल पर मौजूद ओजोन इंसान के लिए नुकसानदेह है और इसे बैड ओजोन कहते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बैड ओजोन में इजाफा हुआ। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे नॉक्स और नाइट्रोजन डीऑक्साइड भी कहा गया है, जब ये कोयले को जलाने या गाड़ी से खारिज होने की सूरत में ओजोन की तह जमीन की सतह पर होती है। हीट और यूवी रेस की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन के एटम में अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद ओजोन बनाता है। बैड ओजोन की तश्कील मौसम पर भी मुनहसिर होती है। गर्मियों में ज्यादा यूवी रेडिएशंस और तपश की वजह से ज्यादा ओजोन होती है, मगर बारिश के बाद नमी का तनासुब बढ़ने से कम ओजोन बनती है। 1950 से 1960 के दरमियान अंटार्कटिका में मौजूद रिसर्च स्टेशन खला जमीन और मौसम पर तहकीक और मुतालिया कर रहे थे। कुछ रिसर्च स्टेशन ओजोन की तह की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 1961 में अमेरिकी स्टेशन पर डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था। 1964 में पहली बार ओजोन की तह की पैमाइश करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। 1970 में नासा को ये परेशानी थी कि चांद पर खलाई जहाज भेजने की वजह से ओजोन की तह पर मनफी असरात तो नहीं मरतब हो रहे, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो रही। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया कि स्पेस क्राफ्ट की वजह से ओजोन पर मनफी असरात नहीं पड़ते, अलबत्ता इंसान के ज़ेर इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ें मनफी असरात का बायस बन रही हैं। इस वक्त जिन चीज़ों की निशानदही की गई उनमें बियर स्प्रे की बोतल में मौजूद केमिकल, शेविंग क्रीम का कैन और फ्रिज में नस्ब एक आला शामिल है। इस केमिकल्स की कैटेगरी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा गया था। 1974 में 3 साइंसदानों ने आर्टिकल के जरिए CFC की वजह से ओजोन खत्म होने का अंदेशा जाहिर किया था। इस वक्त CFC आम केमिकल बन चुका था जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा था। CFC का फायदा यह था कि जमीन पर स्टेबल होते हैं, लेकिन फिजा में जाकर सूरज की शुआओं से टकरा कर क्लोरीन खारिज कर देते हैं। क्लोरीन खारिज होने के बाद बड़ा खतरनाक रिएक्शन पैदा होता है, यानी उस अमल से क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाती है। एक क्लोरीन का एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। कुछ साइंसदानों ने 1974 में छपने वाली साइंसी तहकीक का मजे का खेज करार दिया, लेकिन आर्टिकल में छपी बातें कुछ हद तक दुरुस्त निकली। इन क्लोरीन का एक एटम ओजोन की सतह को बुरी तरह मुतासिर कर रहा था, लेकिन साइंसी तहकीक को संजीदा ना लिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ साइंसी तहकीक पर मजीद मुशाहिदात और कुछ तजर्बात होते रहे। अक्टूबर 1982 में अंटार्कटिका के बर्फ से ढके रिसर्च सेंटर में साइंसदान जोसेफ फायमन कुछ तजर्बात कर रहे थे। ये एक मशीन के जरिए जमीन पर फिजा में मौजूद ओजोन की पैमाइश कर रहे थे। अचानक मशीन ने बहुत अजीब व गरीब जाहिर किया। मशीन ने फिजा में मौजूद ओजोन लेयर यानी ओजोन की तह नॉर्मल के मुकाबले 40% कम होने की निशानदही। जोसेफ ने सोचा ओजोन लेवल 40% कैसे नीचे कर सकता है। ओजोन ने सोचा मशीन गलत एदादो शुमार बता रही थी। उन्हें यह भी लगता था कि अगर ओजोन की तह इतनी गिर चुकी होती तो नासा का सैटेलाइट सिस्टम इस एदादो शुमार की पहले ही निशानदही कर चुका होता। वे हैरान कुन एदादो शुमार के बाद अंटार्कटिका से वापस अपने घर चले गए। अक्टूबर 1983 में दोबारा नई मशीन के साथ ओजोन की तह की पैमाइश की, लेकिन तह गुज़िश्ता साल की निस्बत मजीद गिर चुकी थी। वो गहरी सोच में पड़ गए कि ऐसे नाकाबिल यकीन एदादो शुमार मुमकिन नहीं। अक्टूबर 1984 में इन्होंने एक बार फिर अंटार्कटिका में अपने रिसर्च सेंटर से 1000 मील दूर रेडिएशन लगाई और यहाँ भी मशीन ने ओजोन की सतह मजीद कम होने की निशानदही की। इस बार इन्हें हंगामी सूरत हाल का एहसास हुआ। साइंसदान ने तमाम शवाहिद नासा को दिखाए और फिर दुनिया को अंटार्कटिका में मौजूद ओजोन होल के बारे में पता चला। हैरानकुन बात यह थी कि ओजोन होल वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी से बढ़ रहा था। नासा के साइंसदान ने अपने सैटेलाइट के जरिए ओजोन होल की तस्वीर दिखाई। 1979 में ओजोन लेवल नॉर्मल, 1980 और 1981 में थोड़ा सा नीला, जबकि 1982 में होल नजर आने लगा। 1983 और 1984 में होल ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। ये चीज इंसान, हैवान और नबातात के लिए खतरे की घंटी थी। ओजोन खत्म होने का मतलब है जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिस शरह से होल बढ़ रहा था उससे देखकर पेशेंगोई की जा रही थी कि 2050 तक ओजोन की तह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अब आपको बताते चले कि ओजोन होल असल में होल नहीं है, बल्कि मेटाफोरिकल तरीका है जो बताता है कि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो गई है। 1986 में अक़वाम मुत्तहिदा ने साइंसदानों की रीडिंग को संजीदा लिया और दुनिया भर में CFC जैसे केमिकल पर पाबंदी के लिए मसवदा तैयार किया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया जो 1989 में नाफिजुल अमल हुआ। दुनिया की तारीख में यह पहला मौका था जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे पर तमाम मालिक ने दस्तखत किए
और 198 रुकन ममालिक ने मुआहदे की तौसीक की। मुआहदे के तहत CFC केमिकल की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC मुतारिफ करवाया गया, क्योंकि HFC ओजोन पर मनफी असरात नहीं डालता। 1990 में इस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया और CFC का इस्तेमाल कम होने लगा। इस केमिकल की रोकथाम के बावजूद साल 2000 में सबसे ज्यादा ओजोन होल देखने को मिला, जो 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था। इसकी वजह यह थी कि मुआहदे के समरात अभी आने शुरू नहीं हुए थे, मगर इस मुआहदे के मुस्बत असरात कुछ अरसे के बाद देखने को मिले। 1980 में CFC केमिकल की खपत 8 लाख मैट्रिक टन थी और 2014 में कम होकर सिर्फ 156 मैट्रिक टन रह गई थी। 99% CFC केमिकल दुनिया भर में खत्म हो गया था, जो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। जनवरी 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 40 वर्ष में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और ओजोन होल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट में पेशगोई भी की गई कि 2024 तक ओजोन की तह 1980 के लेवल पर आ जाएगी। 2067 तक अंटार्कटिका में भी ओजोन तह असल लेवल पर आ जाएगी। अब आपको ये भी आगाह करते चलें कि आइंदा 30 वर्ष में HFC को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इस केमिकल का असर ओजोन पर तो नहीं, लेकिन माहौल दोस्त फिजा पर मनफी असरात जरूर पड़ रहे हैं। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए करंट टेनेंट को जरूर सब्सक्राइब करें।